जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बताया था, यानी कि बैंकों का कुछ वर्गीकरण के बारे में हमने आपको बताया था। थोड़ा उसका आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर दोस्तों हम इस फिर हम आपकी हम दोस्तों फिर नेक्स्ट इस वीडियो में जो भी पढ़ने वाले हैं फिर उससे आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपका थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बताया था, जो बैंकों का वर्गीकरण हमने दो तरीके से किया था। पहला तो दोस्तों हमारा एक शेड्यूल्स बैंक थी जिन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, और एक हमारी दोस्तों नॉन शेड्यूल बैंक थी जिन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। और जो शेड्यूल बैंक्स होती हैं, जो हमारी अनुसूचित बैंक होती हैं, और ये आपकी नॉन शेड्यूल्स बैंक हैं। शेड्यूल्स बैंक्स जो होती हैं दोस्तों, यह आपके आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में रजिस्टर्ड ये बैंक होती हैं, और यह जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती हैं यह आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल दूसरे में दोस्तों यह रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। जो आरबीआई के आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल यानी कि अनुसूची दूसरे में जो भी बैंक रजिस्टर्ड हैं वो सभी की सभी बैंक हैं, आपकी आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइन है, नियम कानून सभी की सभी मानती हैं। और ये नॉन शेड्यूल बैंक्स दोस्तों ये क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में ये रजिस्टर्ड बैंक नहीं है, इसलिए ये आरबीआई की कोई बात नहीं मानती हैं। अब दोस्तों मैंने शेड्यूल्स बैंक जिन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं ये आपको बताया था। ये भी इनकी भी दोस्तों दो कैटेगरी होती है, इनकी भी दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा कॉमर्शियल बैंक होती है और दूसरी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। कोऑपरेटिव आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं और पहली हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ज़्यादातर प्रॉफिट पर ज़्यादा देखती हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखकर काम करती हैं। और ये इनके दो फंक्शन हैं, ये जनता को ऋण भी देते हैं और ऋण देते हैं दोस्तों, और उनसे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लेते हैं, और साथ ही साथ में जनता का रुपए भी जमा करते हैं और उनको इंटरेस्ट भी देते हैं। यानी दोस्तों इंटरेस्ट देते भी हैं और लेते भी हैं, ये दो काम इनके होते हैं बैंकों के। और इसमें कॉमर्शियल बैंक में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक भी आती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, इसकी भी कॉमर्शियल बैंक के अंदर भी तीन तरीके की बैंक आती है। एक तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक आती हैं जो कि आपकी सार्वजनिक होती हैं, यानी कि ये सरकारी होती हैं, ये दोस्तों जन्म से ही सरकारी होती हैं। जैसे आपकी एसबीआई हो गई और एक आपकी हो गई भारतीय महिला बैंक, ये भी दोस्तों ये सब दोनों बैंक आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, यानी कि सरकार है। और दूसरी जो बैंक होती हैं जिन्हें हम दोस्तों नेशनलाइज बैंक कहते हैं, ये नेशनलाइज बैंक या आप कह सकते हो ये आपकी राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। पहले दोस्तों ये प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको सरकार अपने अंडर में ले लेती है और सरकार का इसमें 51% हिस्सा होता है, और इसलिए ये दोस्तों आपकी राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। या मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती हैं, जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी बाद में सरकार के अंडर आ जाती हैं। यानी सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन बैंकों को हम राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। जैसे आपकी एक पीएनबी बैंक हो गई, ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। और एक है दोस्तों प्राइवेट बैंक, ये तीसरा टाइप है प्राइवेट बैंक। ये दोस्तों स्वतंत्र तरीके से प्राइवेट निजी बैंक होती हैं, इन पर सरकार का कोई भी कब्जा हिस्सा नहीं होता है। और जैसे आपकी एचडीएफसी हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, ये सभी की सभी बैंक आपकी प्राइवेट बैंक्स होती हैं। और विदेशी बैंक भी कुछ होती हैं दोस्तों, जो कि आप इनका हेडक्वार्टर विदेश में स्थित होता है, लेकिन इनकी कुछ ब्रांचेज जो होती हैं वो भारत में स्थित होती हैं। तो ये आपकी जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी आपकी बैंक ऑफ अमेरिका दोस्तों आपकी एक विदेशी बैंक है। अब दोस्तों कुछ हमने स्पेशल बैंक्स के बारे में भी आपको बताया था, स्पेशल बैंक्स के बारे में आपको आप देख सकते हो। स्पेशल बैंक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्पेशल बैंक्स में आपकी नाबार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। नाबार्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो नाबार्ड की स्थापना जो आपकी हुई थी 12 जुलाई
यानी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी दोस्तों और किसकी सलाह पर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था शिवरामन समिति। समिति जो शिवरामन समिति थी, इसकी सलाह पर नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका मुंबई में है। और तो स्पेशल बैंक्स में जो दोस्तों एक और बैंक थी सिडबी। सिडबी के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। और जो कि दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। और इसके अगर हम बात करें, इसके दोस्तों अध्यक्ष जो हैं शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं। और आपके नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके केवी शाह जी हैं। एक है दोस्तों स्पेशल बैंक में नेशनल हाउसिंग बैंक। और अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ये 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों आपका दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में यह दोस्तों, इसका जो मेन काम होता है ये आवासीय वित्त की सबसे शीर्ष संस्था होती है। और ये सिडबी जो होती है ये लघु उद्योगों को मद्देनजर रखते हुए काम करती है। यानी कि जो सिडबी की फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि छोटे उद्योगों के लिए ये बैंक यानी कि लोन सैंक्शन कराती है। नाबार्ड दोस्तों आपकी कृषि और आपकी कह सकते हो कृषि व ग्रामीण विकास के लिए सबसे सबसे ऊंची संस्था है आपकी नाबार्ड। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपके आरआरबी है। आरआरबी के बारे में मैंने आपको बताया था। आरआरबी बैंक, इसको हम आप कह सकते हो रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। और इसकी स्थापना आपकी 1900 आप कह सकते हो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड के बारे में बता दिया, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आरआरबी के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया था कि इसकी जो पहली बैंक जो खुली थी उसका नाम था प्रथमा बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहली बैंक खोली गई थी। वर्तमान में आपकी 43 ब्रांचेज हैं। और जिनमें से आपकी अभी सिक्किम में और गोवा में इसकी दोस्तों रीजनल रूरल बैंक की स्थापना नहीं की गई है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, आरआरबी जो बैंक होती है यह आपके ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इनको खोला जाता है। नाबार्ड की दोस्तों 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सिडबी की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। और यह एक्ट जो था आपका 1987 का एक्ट था। 1987 के एक्ट से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और अब दोस्तों हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारी बैंक हैं और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो बैंक हैं दोस्तों, जिस तरीके से हमने आरआरबी के बारे में पढ़ा और नाबार्ड नाबार्ड के बैंक के बारे में पढ़ा और सिडबी के बैंक के बारे में पढ़ा। और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ा। और ये दोस्तों आपका एक्ट था 1976 वाला। ये दोस्तों रीजनल बैंक एक्ट जो था यह आपका, इस एक्ट के तहत आपका आरआरबी बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं एडबी यानी कि नेक्स्ट जो हमारी बैंक है। ये आपकी दोस्तों नेक्स्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें, एडबी की फुल फॉर्म आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो जाएगी। ये सभी की सभी दोस्तों एनडीएफसी वाली ये संस्थाएं होती हैं। ये दोस्तों जितनी भी ये वाली आईडीबीआई है, ये एनडीएफसी, ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, एनडीएफसी एक कंपनी अधिनियम 1956 में ये सभी की सभी बैंक रजिस्टर्ड हैं।
एक दोस्तों एनडीएफसी कंपनी है, उसके अधिनियम यानी उसके 1956 के एक्ट उसके 1956 के एक्ट में ये सभी की सभी रजिस्टर्ड बैंक होती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में भारतीय औद्योगिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है और यह आपकी एक प्राइवेट बैंक होती है। इडबी दोस्तों, इडबी की स्थापना जो की गई थी है, अब सबसे पहले मैंने आपको सिडबी बताया था दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपके जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसकी स्थापना सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। 2 अप्रैल 1900 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। ये लघु उद्योगों के लिए दोस्तों काम करती थी, उनको लोन देने के लिए। लेकिन जो इडबी है दोस्तों, यह आपकी प्राइवेट बैंक है और यह बड़े उद्योगों के लिए दोस्तों बड़े उद्योगों को लोन देती है। ये दोस्तों बड़े उद्योगों को लोन देने के लिए इस बैंक का निर्माण हुआ। ये आपकी प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसे मैंने हेडक्वार्टर आपका नाबार्ड का बताया था, नाबार्ड का आपका कहाँ बताया था दोस्तों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मैंने आपका मुंबई बताया था। और सिडबी का आपका हो गया लखनऊ में, और आपका एनएचबी का दोस्तों दिल्ली में बता दिया था। इस तरीके से हमारा दोस्तों इडबी का हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों ये वाले नहीं है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं आपके राकेश शर्मा। इसके एडबी के अध्यक्ष यानी एमडी जो हैं वो आपके राकेश शर्मा हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, लेकिन दोस्तों ये एडबी जो बैंक है, एडबी बैंक को आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने दोस्तों इसको एडबी बैंक को प्राइवेट बैंक की लिस्ट में डाल दिया। क्योंकि पहले ये दोस्तों इसमें सरकार का 51% हिस्सा था। पहले ये सरकारी थी, लेकिन बाद में दोस्तों सरकार का यहाँ पर 51% जब हिस्सा रह गया तो फिर इसको प्राइवेट लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। अब दोस्तों जितनी भी आपकी नेक्स्ट अगर हम बैंक के बारे में बात करते हैं, ये अभी वर्तमान में एडबी आपकी प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जिम बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो एग्जिम बैंक के बारे में बात करने से पहले दोस्तों बात करते हैं हम एग्जिम बैंक को की फुल फॉर्म इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक है। एक्स से एक्सपोर्ट हो जाएगा, आई से इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इसकी फुल फॉर्म है, जिसे आयात और निर्यात बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। जिस तरीके से नाबार्ड की दोस्तों स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। मैंने नाबार्ड की आपको बताई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 में। और ऐसे ही दोस्तों आपकी मुंबई में आपकी 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं दोस्तों। अब हमारे मुंबई में दोस्तों, मुंबई को आपने एक नाम और सुना होगा, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, इसका लॉजिक है, इसका कारण है दोस्तों। आर्थिक राजधानी इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए दोस्तों कहा जाता है इसको आर्थिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पर जित बहुत सारी बैंकों के मुख्यालय स्थित हैं दोस्तों। बहुत सारे बैंकों के यहाँ पर ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय स्थित हैं, इसलिए हम इसको आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है। इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जैसे नाबार्ड का मैंने आपको बता दिया, एड एडबी का आपको बताया दोस्तों, और आपका एग्जिम बैंक का बताया। और भी बहुत सारी बैंक हैं दोस्तों, उनके भी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं, इसलिए इसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम बैंक पाए जाते हैं। आरबीआई भी आपकी यहीं पर स्थित है, आरबीआई का भी दोस्तों हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, इरडा दोस्तों, इरडा क्या होता है, इरडा की फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है।
और अगर हम दोस्तों बात करें इरडाई के बारे में, तो इरडाई दोस्तों, इरडाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों इरडाई के बारे में बात करें, तो जितनी भी दोस्तों बीमा बीमा से बीमा की जो कंपनियां होती हैं, बीमा की कंपनियां जितनी भी होती हैं, चाहे आपकी एलआईसी हो जाए, एलआईसी भी एक दोस्तों आपकी बीमा की कंपनी है। तो जितनी भी बीमा की कंपनी है उनको कंट्रोल जो करता है वो आपका इरडा ही करता है। जितनी भी बीमा की कंपनी है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है, जैसे मान के चलो ये एक एलआईसी कंपनी है, और भी दोस्तों और भी दोस्तों कुछ आपकी बीमा की कंपनी है, इनको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो आपका इरडा ही करता है। जिस तरीके से दोस्तों आरबीआई इन सभी बैंकों के लिए, जितनी भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए जो भी नियम कानून, जो भी दोस्तों गाइडलाइंस जारी करता है, उसी तरीके से इरडा इरडा जो है वो बीमा कंपनियों के लिए नियम और कानून और वो भी गाइडलाइंस जारी करता है। तो ये दोस्तों इरडा जो है वो बीमा कंपनियों की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। इसके अध्यक्ष आपके देवाशीष पांडा जी हैं। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? देवाशीष पांडा हैं। और आपके अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, आपकी दोस्तों ये जो इरडा है वो सभी इरडा जो है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नियम और कानून को बनाता है। जैसे आपकी एलआईसी ये कंपनी है, एलआईसी जो है एक ये दोस्तों बीमा कंपनी है। आपकी ये बीमा कंपनी है, लेकिन इसके लिए जो नियम और कानून जो इस पर कंट्रोल जो रहेगा वो आपका इरडा का रहेगा। इस पर जो दोस्तों कंट्रोल रहेगा वो इरडा का रहेगा। एलआईसी के बारे में बात करें तो एलआईसी को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं। जीवन बीमा निगम इसको कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और अगर हम एलआईसी के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मोहंती दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं एलआईसी के। अब दोस्तों हमने जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, अब हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जानते हैं कि दोस्तों बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो उसको क्या कहा जाता है, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसको क्या कहते हैं? जब दोस्तों बैंकों का जो प्राइवेट से सरकारी बनने का जो काम काम होता है उसी को हम राष्ट्रीयकरण, वही दोस्तों आपका राष्ट्रीयकरण कहलाता है। जैसे बैंकों को प्राइवेट से सरकारी बनाने, प्राइवेट से सरकारी बनाने के काम, बनाने का काम ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कोई पहले प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन सरकार को बाद में लगता है कि अब इसको अपने, जब सरकार इसको प्राइवेट बैंकों को जब अपने अंडर में ले लेती है, यानी कि अपने अंदर जब अपने अकॉर्डिंग जब इसमें काम करवाने लगती है, यानी आप कह सकते हो जब दोस्तों प्राइवेट कंपनी में जब सरकार का 51% हिस्सा हो जाता है, यानी कि जिसका 51% हिस्सा रहेगा फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो बैंक काम करती है, उसके नियम कानून फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलाए जाते हैं। तो जब प्राइवेट बैंक में जब वो सरकार का 51% हिस्सा हो जाता है, यानी कि इसमें 51% पैसा हो जाता है, तो फिर वो सरकार की सरकारी बैंक बन जाती है, यानी कि उसका आप कह सकते हो वो सरकार के अंडर में काम करने लगती है। तो जैसे दोस्तों ऐसे मान लो कि हमने कोई भी प्राइवेट बैंक 100 रुपये में लेकर बनाई, यानी कि दोस्तों हमने 100 रुपये लगाकर कोई बैंक या कंपनी खोली, और सरकार ने दोस्तों इसमें मान के चलो, यानी कि हम यानी कि दोस्तों ये हमने कोई कंपनी या प्राइवेट बैंक कोई 100 रुपये लगाकर खोली, और सरकार ने कहा कि ये हमसे 51 रुपये लो, और ये अब इसमें हमारा हिस्सा हो जाएगा, यानी 51% हमारा हिस्सा, यानी कि सरकार का हिस्सा हो जाएगा। अब वह सरकार के अंडर चली जाएगी। अब ये मेरी जो कंपनी थी,
मेरी जो बैंक थी अब ये सरकार के अंडर में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार का 51% हिस्सा है। जिसके पास दोस्तों ज़्यादा हिस्सा होता है वह उसके अंडर में चली जाती है, यानी कि फिर वो ही उसका डिसीजन लेता है। तो उसी को हम दोस्तों राष्ट्रीयकरण कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है आपकी पब्लिक सेक्टर को। आप दोस्तों इजी वे में आप कह सकते हो कि जब प्राइवेट कंपनियां जब सरकारी बन जाती हैं तो उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये मेरी प्राइवेट कंपनी 100 रुपये लगाकर मैंने यहाँ पर उसको खोला था। अगर सरकार मुझे 51 रुपये दे देती है तो फिर यहाँ पर ये सरकार के अधीन चली जाती है ये वाली कंपनी। तो यहाँ पर जितने भी नियम और कानून अब इस बैंक से संबंधित होंगे वो अब सरकार बनाएगी। तो दोस्तों सरकार जब जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के टाइम पर दोस्तों बहुत सारी हमारे देश में बहुत सारी सारी प्राइवेट बैंक थी। हमारे यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक थी और सरकार को लगता था कि उस टाइम पर दोस्तों जो हमारा भारत गांव प्रधान देश है, यानी गांव सबसे ज़्यादा दोस्तों गांव से मिलकर ही पूरा भारत बना हुआ है। तो सरकार चाहती थी कि इन गांवों का विकास हो। तो इन गांवों के विकास के लिए सरकार को लगता था कि गांव में पैसा होना चाहिए, यानी कि ये गांव-गांव में बैंकें जाएं। अगर दोस्तों गांव-गांव में ये जब बैंकें जाएंगी तो गांव-गांव में जब बैंक जाएंगी तो गांव के लोग इन बैंकों से पैसा लेंगे तो फिर यहाँ पर दोस्तों इन गांवों का विकास होगा। कोई लोन लेकर घर बनवाएगा, कोई लोन लेकर बिजनेस करेगा, कोई लोन लेकर पढ़ेगा। तो इस तरीके से गांव का विकास हो पाएगा। तो सरकार को ये चीज़ें लगी, तो सरकार ने कहा कि अब ये बैंक ऐसे तो जाएंगे नहीं, इन बैंकों को अपने अधीन अपने अंडर लेते हैं। तो सरकार ने अपने अंडर लेने की जब ट्राई की, जब अपने सरकार ने इन बैंकों को अपने अंडर में लिया, जब सरकार ने सोचा जी अब ये बैंक हमारे अंडर में जब आ जाएंगी तो फिर यानी सरकारी हो जाएंगी तो फिर ये सरकार की बात मानेंगी। तो इन बैंकों का 2 चरणों में फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी दोस्तों इन बैंकों का 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली दोस्तों अगर हम बात करें पहले चरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले चरण के बारे में बात करते हैं तो पहले चरण में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था, ये वो बैंक थी जिनके पास जो पूंजी थी वो 50 करोड़ थी। ये बैंक वो बैंकें थी जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे और जिनके पास दोस्तों 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उन्हें सरकार ने सरकारी कर दिया। तो सरकार ने जब सरकारी कर दिया, ये दोस्तों ये जो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इन 14 बैंकों के पास ये आपकी 14 बैंक पहले बैंक प्राइवेट हुआ करती थी। ये बैंक प्राइवेट से सरकारी बनाई गई और ये बैंक वो बैंक थी जिनके पास कैपिटल यानी पूंजी जो थी 50 करोड़ से ज़्यादा थी और जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उन्हें सरकार ने सरकारी बना दिया। तो दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी और इस टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर थे वो एल के झा थे और ये दोस्तों आपका 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों बाद में दूसरे स्टेप में सेकंड चरण में क्या हुआ, सेकंड चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 6 बैंक के दोस्तों आपकी प्राइवेट थी, प्राइवेट से सरकारी बनाई गई और ये वो बैंक थी जिनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा से अधिक पूंजी थी। 200 करोड़ से अधिक जो पैसा था उन बैंकों के पास उनको प्राइवेट से सरकारी बनाया गया था। 15 अप्रैल 1980 में इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर और इस टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर थे वो आईजी पटेल थे। कौन थे दोस्तों? आईजी पटेल थे। अब दोस्तों राष्ट्रीयकरण जो बैंक में हो गई थी पहले पहले चरण में आपकी 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फिर
यानी कि आप कह सकते हैं 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लगभग आपका 20 ऐसी बैंक थी जो कि आपकी सरकारी बनाई गई। लेकिन दोस्तों सरकारी बनाई गई तो थी ये, लेकिन अगर हम दोस्तों वर्तमान में बात करते हैं तो आपकी 20 सरकारी बैंक नहीं रहे। आपकी 20 सरकारी बैंक नहीं रहे, क्योंकि ये 20 में से दोस्तों कुछ कुछ बैंक से आपस में मर्ज हो गई, कुछ कमियां कुछ घाटे पड़ते रहे कि बैंकों में, तो कुछ दिक्कतों होने की वजह से उनको मिलाया गया। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकरण बैंक जो हैं, नेशनलाइजेशन जो बैंक्स हैं, उनकी संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में 12 बैंक हैं। ये दोस्तों अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, ये 12 बैंक हैं क्योंकि कुछ बैंकों का इनमें विलय कर दिया गया है। और दोस्तों 12 बैंकों में से एक बैंक आपकी एसबीआई है। और एसबीआई एसबीआई को मिलाकर दोस्तों आपका 12 बैंक बनती हैं। और ये एसबीआई आपकी सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। जो एसबीआई है दोस्तों, एसबीआई आप कह सकते हो, एसबीआई दोस्तों सबसे सबसे ज़्यादा आपकी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। एसबीआई में सबसे ज़्यादा पैसा है। और आप दोस्तों इसको राष्ट्रीयकरण बैंक कह सकते हो या फिर इसको सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कह सकते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट सरकारी बैंक भी इनको कह सकते हो। और हालांकि दोस्तों पूरी तरीका से कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं उनमें दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों का भी हिस्सा है। पूरी तरीके से सरकारी बैंक हो ही नहीं सकती दोस्तों, उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा प्राइवेट लोगों का होता है। अब दोस्तों किस तरीके से कौन कौन सी दोस्तों 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा, कौन कौन सी हैं, उनका हेडक्वार्टर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। पहली आपकी है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये मैंने आपको बताया था पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बता रहा था जब। तो 1894 में दोस्तों इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल जी ने इसकी स्थापना की थी। और दूसरी है आपकी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी दोस्तों। हालांकि बहुत पुरानी बैंक है, मैंने आपको बताया था इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1955 में हुआ था। और ये आपकी सरकारी बैंक थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तीसरी आपकी बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया का। और एक है दोस्तों कैनरा बैंक। इसकी स्थापना भी 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। और पांचवी जो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1935 में पुणे में हुई है, इसका हेडक्वार्टर है। और एक है दोस्तों छठवीं इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और सातवें नंबर की है यूको बैंक। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। यूको का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एक है आठवें नंबर की इंडियन बैंक। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। चेन्नई में दोस्तों आपका इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है और आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का भी हेडक्वार्टर है। नवी है दोस्तों आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और 10वीं है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। 11वीं है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। 12वीं बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये दोस्तों हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बताया। 12 राष्ट्रीय जो पहले दोस्तों आपकी आपकी 20 जो बैंक हुआ करती थी, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों का दोस्तों आपस में विलय होने के बाद 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक रह गई हैं अब वर्तमान में। तो अब दोस्तों कैसे कैसे विलय हुआ उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंकों का विलय, यानी दोस्तों 2017 से पहले आपके पास हमारे देश में 27 सरकारी बैंक थी, लेकिन अभी अभी सरकारी बैंक मात्र 12 रह गई हैं। और जिसमें से दोस्तों सबसे पहला जो हमारा
पहली बार जो जब बैंकों का विलय हुआ था, पहली बार जो बैंकों का विलय हुआ था वो अप्रैल 2017 में हुआ था। दोस्तों एक बैंक थी भारतीय महिला बैंक, जो कि अभी दोस्तों इसका ये आपका विलय कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले जो विलय हुआ था भारतीय महिला बैंक का, आपका एसबीआई की, दोस्तों एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया आपस में, और एसबीआई में दोस्तों इन इन इनका बैंकों का विलय कर दिया गया। एक भारतीय महिला बैंक और एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का आपस में विलय करके इन इन इनका दोस्तों विलय आपका एसबीआई में कर दिया गया है। और भारतीय महिला बैंक आपकी 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह आपकी दोस्तों गवर्नमेंट यानी सरकारी बैंक थी। एसबीआई की 5 सहयोगी बैंकों का विलय दोस्तों एसबीआई में कर दिया गया था, और भारतीय महिला बैंक का भी साथ में। और यह दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल 2007 के बाद, 2017 के बाद दोस्तों फिर अप्रैल 2019 में 2 बैंकों का विलय हुआ था। एक आपका दोस्तों विजया बैंक और एक देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय किया गया था। और जैसे दोस्तों विलय क्यों किया जाता है, विलय इसलिए किया जाता है जब बैंकों को जब दोस्तों सरकार को लगता है कि बैंक नुकसान में जा रही हैं, और बैंक से नुकसान में जा रही है यानी सरकार जो, तब वो सरकार बैंक्स का विलय कर देती है। विलय करने से दोस्तों बैंकों को एक मजबूती मिलती है, और बैंकों का जो भी दोस्तों खर्चा भी होता है वो भी आपका कम हो जाता है, सैलरी भी लोगों को कम देनी पड़ती है। इसलिए खर्चा यानी जब नुकसान में कोई बैंक जाएगी तो फिर उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए फिर बैंक में, दूसरी बैंक में इसको मिला दिया जाता है, इसीलिए विलय किया जाता है। और 1 अप्रैल 2020 में दोस्तों 10 बैंकों का विलय किया गया था, यह आपका महाविलय कहलाता है। महाविलय दोस्तों किया गया था 10 बैंकों का, पहला अप्रैल 2007 में, फिर अप्रैल 2019 में, फिर अप्रैल 2020 में इन बैंकों का विलय हुआ। पहली दोस्तों हमारी जो बैंक थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और एक थी आपकी सिंडिकेट बैंक, इसका कैनरा बैंक में किया गया विलय। और आंध्रा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों का आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। छठवीं थी आपकी दोस्तों इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का इलाहाबाद बैंक का जो आपका विलय किया गया वो इंडियन बैंक में किया गया था। और अगर हम दोस्तों इन सभी बैंकों को देखते हैं दोस्तों, तो इन सभी बैंकों का आपका विलय किया आपस में। और इस तरीके से दोस्तों आपकी 10 इन सभी बैंकों का विलय हुआ। और अगर हम दोस्तों इन सभी बैंकों के बारे में अगर चर्चा करें तो ये सभी की सभी बैंकें आपको राष्ट्रीयकृत बैंक कब कहलाती हैं, जितनी भी ये दोस्तों हैं आपकी पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी 12 आपकी अब बन जाती हैं, आपकी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बन जाती हैं। और इस तरीके से दोस्तों आपकी और कुछ और भी दोस्तों कुछ इसमें से रिलेटेड कुछ अब हालांकि आपका दोस्तों बैंक का क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।